अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम टॉपिक कवर करेंगे लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग हमारा ये टॉपिक है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी मेजर रोल जो होता है वो मैनेजर्स और लीडर्स का होता है। इन दिस रिगार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। एक लीडर और मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है, फर्क क्या होता है, और लीडर का रोल ज्यादा अहम होता है ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजर का। तो अगर हम लीडरशिप की डेफिनेशन की बात करें तो लीडरशिप वो पर्सनैलिटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कॉम्पिटेंसी, एबिलिटी और स्किल की बुनियाद पर अपने मातहत काम करने वालों को सबॉर्डिनेट से बढ़ा के फॉलोअर्स बना ले। यानी लीडर का ताल्लुक जो लीडर के अंडर ऑब्जर्वेशन काम करते हैं उन्हें हम फॉलोअर्स कहते हैं। और फॉलोवर्स और सबॉर्डिनेट का अगर हम डिफरेंस कर लें तो लीडर और मैनेजर का डिफरेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी लीडर वो होता है जिसके मातहत फॉलोवर्स होते हैं, और मैनेजर वो होता है जिसके मातहत सबॉर्डिनेट्स होते हैं। अब सबॉर्डिनेट्स और फॉलोवर्स में क्या फर्क होता है? फॉलोवर्स होते हैं जो लीडर को 100% एक्सेप्ट करते हैं और लीडर पे ट्रस्ट करते हैं, और लीडर की डायरेक्शन पर फौरन अमल करते हैं। उनको ये बिलीव और यकीन होता है कि लीडर की डायरेक्शन पर अमल करने में ही हमारी और ऑर्गेनाइजेशन और सबकी बेहतरी है। जब कोई मैनेजर इस पोजीशन पे पहुंचता है तो वो मैनेजर एक लीडरशिप की पोजीशन हासिल कर लेता है। जबकि सबॉर्डिनेट वो होते हैं जो अपने मैनेजर की डायरेक्शन पर अमल, चाहे वो विलिंगली एग्री हो या ना हो, सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जॉब के सर्वाइवल के लिए ऑर्डर को भी करना जरूरी है। तो यही वजह है कि ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो लीडर और फॉलोअर्स की होती है, जबकि मैनेजर और सबॉर्डिनेट की वो परफॉर्मेंस नहीं होती। तो आई थिंक हमने थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया है कि लीडर ज़्यादा ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू मैनेजर। और हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बनना तो आसान है लेकिन लीडर बनना आसान नहीं है। लीडर के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा स्किल और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसीज चाहिए होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप प्रोसेस। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे कि लीडर, हाउ अ मैनेजर बिकम एन लीडर। एक मैनेजर जो है लीडर बनता कैसे है? जब वो अपनी फील्ड में मैक्सिमम एक्सपीरियंस, मैक्सिमम स्किल्स, मैक्सिमम नॉलेज, इंफॉर्मेशन, तमाम चीजें हासिल करता है, तब जाके एक मैनेजर लीडर की पोजीशन पर पहुंच पाता है। यानी हर ग्रेजुएट बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज का कैरियर अपना एज ए मैनेजर स्टार्ट करता है, लेकिन उसको लीडरशिप तक पहुंचने में एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स की एग्जांपल है डिपार्टमेंट्स के मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट, ये तमाम हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट होती है। लेकिन लीडर हम आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। तो सीईओ आपको अंदाजा है कि हर कोई नहीं बन सकता। जो लीडरशिप और स्किल हासिल करता है वो सीईओ बनता है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट। ये जैसे हम पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को याद होगा कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस ये होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये वो बुनियादी फंक्शन है जो किसी भी मैनेजर और लीडर को परफॉर्म करने होते हैं। और इस तमाम फंक्शन के अंदर जो मेन हमारा फोकस होता है, हाउ टू अचीव आवर गोल इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर्स। हम अपनी गोल्स को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कैसे अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अगर हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन को समराइज करें तो मैनेजमेंट का जो मेन मकसद या मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हासिल करना एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी हम कहते हैं कि या तो मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट,
या मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अचीवमेंट, यानी स्पीड। और इफेक्टिवनेस हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क, जो काम किया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, आया क्वालिटी एक्सेप्टेबल एज पर स्टैंडर्ड है। तो गोल को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करने के लिए हमें इन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को प्लान करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, जो शुरू होते हैं प्लानिंग से। और प्लानिंग में हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करते हैं। क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किन लोगों के साथ मिलकर करना है, ये सारे सवाल के जो आंसर होते हैं, ये बन जाती है प्लानिंग। फिर मरहला आता है ऑर्गेनाइजिंग। जब हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं तो हमारे लिए जो एक नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कौन कौन सी रिसोर्सेज, कौन कौन सी ह्यूमन स्किल्स और तमाम चीजें जब हम इनको कलेक्ट करने जा रहे होते हैं, प्रोसेस बन जाता है ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है स्टाफिंग, कि हमें नंबर ऑफ वर्कर कितने चाहिए होंगे, उनका स्टैंडर्ड्स क्या होगा, उनका एक्सपीरियंस, उनकी एजुकेशन, उनकी स्किल्स, क्योंकि एचआर का एक प्रोसेस जिसको हम स्टाफिंग कहते हैं। आफ्टर हायरिंग द एम्प्लॉयज, जो फिर मेन एक इशू आता है वो आता है लीडिंग एंड डायरेक्टिंग। अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देना, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल। अब लीडिंग के मरहले में जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में मेन रोल आता है वो आता है मैनेजर्स का। कि आया मैनेजर्स आपका अपने फॉलोवर्स को एफिशिएंटली मोटिवेट कर सकता है या नहीं। तो ये फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है, जिसे लीडिंग एंड डायरेक्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हम कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोलिंग सिंपली कहते हैं कि व्हाट वी वांटेड टू डू एंड व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या करना चाहते थे और हम क्या कर रहे हैं। जब हम अपनी परफॉर्मेंस और अपने स्टैंडर्ड्स के दरमियान कंपैरिजन करते हैं कि हम क्या करना चाहते थे और हम क्या कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारा ये प्रोसेस बन जाता है कंट्रोलिंग। और जब भी कोई कंपैरिजन करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी परफॉर्मेंस हमारे स्टैंडर्ड से एक्यूरेट एज इट इज बराबर नहीं होती, उसमें वेरिएशन होता है, इसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी। और कंट्रोलिंग के अंदर हम अपनी डेफिशिएंसीज को रिमूव करते हैं ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को एज पर स्टैंडर्ड ले जा सकें। किसी भी मैनेजर के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, कंट्रोलिंग होता है। क्योंकि कंट्रोलिंग अगर फ्लॉप हो तो आप गोल को एफिशिएंटली इफेक्टिवली अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंट्रोलिंग परफेक्ट हो गई तो आप अपनी गोल को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हम किससे कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उस प्लेस को यहाँ पर कम्बिनेशन ऑफ बोथ रिसोर्सेज, दो रिसोर्सेज की कम्बिनेशन को हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहली रिसोर्सेज है कैपिटल रिसोर्सेज और सेकंड रिसोर्सेज है ह्यूमन रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज वो तमाम इक्विपमेंट, मशीनरी, रिसोर्सेज जो हम फाइनेंस या कैपिटल के जरिए करते हैं, ये ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज कहलाती है कैपिटल रिसोर्सेज। और ह्यूमन रिसोर्सेज वो वैरायटी ऑफ वर्कर, लेबर, स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल, जब हम इनके ग्रुप ऑफ वर्कर को यूटिलाइज करते हैं तो ये कहलाती है ह्यूमन। इन दो ह्यूमन रिसोर्सेज और कैपिटल रिसोर्सेज को जिस प्लेस पे गैदर करके परफॉर्मेंस को हम एग्जीक्यूट करते हैं, उस प्लेस को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मरहला है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड मैनेजर। मैनेजर बनना मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक अच्छा मैनेजर बनना मुश्किल काम है। मैनेजर कोई भी ग्रेजुएट बन सकता है, लेकिन एक अच्छा मैनेजर हर ग्रेजुएट नहीं बन सकता। एक अच्छे मैनेजर बनने के लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसकी जरूरत पड़ती है, जिसकी बुनियाद पे हम सिर्फ मैनेजर नहीं एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किल्स ऑफ मैनेजर। इसके अंदर सबसे पहली स्किल हमारे पास है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल किसे कहते हैं। टेक्निकल स्किल्स कहते हैं कि आप जिस
पर्टिकुलर फील्ड या जिस भी काम के अंदर जो वर्क आपको असाइन किया गया है, उस काम से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस का लेवल क्या है। आप डेप्थ नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते। जब आप ये तमाम नॉलेज रखते हैं तो ये आपके पास एक स्किल आती है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल स्किल। इसकी एग्जांपल है कि जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का मैनेजर डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, और उसके माता है 4-6 लोग सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट को ये पता होता है कि ड्यूरिंग द वर्क हम जहाँ पे ट्रैप्ड हों, तो वहां से हमें आगे बढ़ाएगा कौन, डिपार्टमेंट का मैनेजर। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल स्किल रखता है जो हमारे पास नहीं। तो मैनेजर के लिए सबसे बुनियादी स्किल होती है जिसे हम कहते हैं टेक्निकल स्किल, जिसकी बुनियाद पे वो मुख्तलिफ इश्यूज को अंडरस्टैंड करता है। सेकेंड जो स्किल मैनेजर की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल किसे कहते हैं? ह्यूमन स्किल कहते हैं कि आप लोगों को किस तरह देखते हैं और लोग आपको किस तरह देखते हैं। आप लोगों को कैसा समझते हैं, लोग आपके बारे में कैसा समझते हैं। आप लोगों से इंटरेक्ट किस तरह करते हैं, आपका लोगों के साथ रवैया बिहेवियर किस तरह का है, आप रिलेशनशिप कैसे डेवलप करते हैं। एक मैनेजर है जिसके सबऑर्डिनेट उससे मोस्ट ऑफ द टाइम एंग्री है, और एक मैनेजर वो जिसके सबऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ द टाइम एग्री है। अब एंग्री और एग्री के दरमियान परफॉर्मेंस जो है फ्लक्चुएट करती है। अगर आपके सबऑर्डिनेट सेटिस्फाई है तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और अगर डिससेटिस्फाई है तो परफॉर्मेंस वीक होगी। इस रिलेशनशिप को, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसको इम्प्रूव करने के लिए मैनेजर के लिए बेसिक स्किल होती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन स्किल। थर्ड हमारे पास स्किल्स आती है कॉन्सेप्चुअल स्किल। और कॉन्सेप्चुअल स्किल किसे कहते हैं? कॉन्सेप्चुअल स्किल कहते हैं कि एक मैनेजर किस तरीके से विजुलाइज करता है होल ऑर्गेनाइजेशन को, और उसकी जो है ब्रॉड पिक्चर किस तरह लेता है। उसके लिए उसको जरूरत होती है किस चीज की? कॉन्सेप्चुअल। जितने ज्यादा उसकी कॉन्सेप्चुअल स्किल स्ट्रांग होगी, उतना ही ज्यादा वो प्रोडक्शन करने में और कंट्रोलिंग करने में कामयाब हो जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पर वो तीन स्किल्स हैं जो कि एक मैनेजर के लिए बड़ी जरूरी है, जिनमें पहली स्किल कौन सी थी हमारे पास? फर्स्ट स्किल थी टेक्निकल स्किल, सेकंड उसके बाद ह्यूमन स्किल, थर्ड उसके बाद कॉन्सेप्चुअल स्किल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ स्किल। द फोर्थ स्किल इज एनालिटिकल थिंकिंग। अब एनालिटिकल थिंकिंग क्या है? एनालिटिकल थिंकिंग है कि एक मैनेजर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए विजुलाइज और आर्टिकुलेट एंड सॉल्व द कॉम्प्लेक्स एंड अनकॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। जब आपके मातहत काम करने वाले सबऑर्डिनेट यहाँ पर ट्रैप हो जाए, यहाँ पर पेचीदगियाँ मसाइल बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो वहां से इनको निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजर की होती है। और मैनेजर उस वक्त अपनी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करके उनके उन रुकावट, हिंड्रेंस और प्रॉब्लम को सॉल्व करके जब उनको आगे बढ़ाता है, तो ये वो स्किल इस्तेमाल करता है जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल स्किल। नेक्स्ट उसके बाद है, ये हमारी स्किल का सेक्शन कंप्लीट हुआ जो फोर्थ थी। अब हम बात कर रहे हैं क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। वो मैनेजरियल स्किल्स थी, क्योंकि एक लीडर पहले मैनेजर होता है बाद में लीडर बनता है। नाउ अब जब एक मैनेजर लीडर बन गया है तो उसके अंदर वो क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए जो उसे लीडरशिप में कामयाब करती है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है इंटीग्रिटी। लीडर का रिलेशन, हमने पहले बात की, सबॉर्डिनेट से नहीं होता, किसके साथ होता है? फॉलोवर्स के साथ होता है। और फॉलोवर्स कब सबॉर्डिनेट बनता है? जब वो अपने सुपीरियर का ट्रस्ट हासिल कर, या अपने सुपीरियर अपने फॉलोवर्स पे ट्रस्ट हासिल कर ले। और ट्रस्ट की जो फाउंडेशन है वो है इंटीग्रिटी। अगर एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट के साथ फेयर नहीं होगा, ईमानदारी नहीं दिखाएगा, तो इसका मकसद है वो कभी भी उनका ट्रस्ट हासिल नहीं कर सकेगा। और ट्रस्ट हासिल नहीं करेगा तो वो कभी भी फॉलोवर्स नहीं बन सकेंगे, इसका मतलब वो लीडर नहीं बन सकता। तो मेन क्वालिटी है इंटीग्रिटी। नेक्स्ट उसके बाद उसकी क्वालिटी है इज अ पीपल्स पर्सन। अब पीपल्स पर्सन हम किस लिए कह रहे हैं?
पीपल पर्सन इसलिए कह रहे हैं कि मैनेजर का काम काम करना होता है, काम करवाना होता है। मैनेजर की बेसिक जॉब है लोगों से वर्क एग्जीक्यूट करवाना। इसी तरह लीडर का काम क्या होता है, काम करना होता है, काम करवाना होता है। लीडर का काम होता है अपने फॉलोअर्स से परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करवाना। और ये कब हो सकेगा, जब वो पीपल ओरिएंटेड हो या सेल्फ ओरिएंटेड हो। अगर वो सेल्फ ओरिएंटेड है तो उसके लिए बड़ी डिफिकल्टीज है और वो लोगों से काम नहीं। और अगर वो पीपल ओरिएंटेड है तो इसका मकसद है वो लोगों से वर्क या काम एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो सबसे बुनियादी चीजों से पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, इज अ पीपल पर्सन। थर्ड स्टेप है हमारे पास क्वालिटीज ऑफ लीडर में, इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करता चलूं। कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं पॉजिटिव हूं या नेगेटिव, से कैसे पता चलेगा। क्या कोई भी शख्स 100% पॉजिटिव होता है या कोई भी शख्स 100% नेगेटिव होता है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। हर फर्द पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लेकिन किसी को हम पॉजिटिव कहते हैं, किसी को हम नेगेटिव कहते हैं। हम पॉजिटिव किसको कहते हैं? वो जो अपनी लाइफ के मोस्ट ऑफ डोमेन में पॉजिटिव बिहेवियर रखता है। यानी वो पॉजिटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट को पहले फोकस करता है, नेगेटिव की तरफ बाद में जाता है। और नेगेटिव कौन होता है? जो हमेशा हर व्यू के बाद सबसे पहले नेगेटिव परसेप्शन डेवलप करता है, बाद में पॉजिटिव की तरफ जाता है। यही वजह है जो नेगेटिव से स्टार्ट करता है वो ज्यादातर नेगेटिविटी में रह जाता है, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा पाता। और जो पॉजिटिव से स्टार्ट करता है वो ज्यादातर पॉजिटिव डोमेन में रहता है, वो नेगेटिव की तरफ नहीं जा पाता। लीडर का पॉजिटिव होना ये बड़ी अहम रिक्वायरमेंट है क्वालिटीज की। क्यों? क्योंकि उसके मातहत जो लोग काम करते हैं वो जैसे नहीं होते, मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं। और लीडर को उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उनकी ग्रीवेंसेस को सुनना, उसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। और ये पेशेंस कब पीरियड होंगे, जब वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो? डेफिनेटली जब वो पॉजिटिव हो। अक्सर एक लीडर ने अपने मातहत को कोई टारगेट दिया, वो अचीव नहीं कर सका, तो वो डायरेक्ट ब्लेम उसमें ना करे कि ये इसने खुद नहीं किया। नो, वो रीजन, वो कॉजेस उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सका। उसके लिए एक लीडर का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। ये थर्ड क्वालिटी। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली। एक मैनेजर और लीडर ज्यादातर कौन सी स्किल इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेटली लीडर और मैनेजर सबसे ज्यादा स्किल्स इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्किल्स है जिसके जरिए हम बहुत सारे प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज पर अराउज होने से ही रोक लेते हैं। और अगर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए तो उनको बहुत ही अर्ली स्टेज पे वाइंड अप कर लेते हैं। लेकिन अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाए, कम्युनिकेशन बैरियर्स हो, तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग। यहाँ पे मैं दो वर्ड यूज करूंगा। एक हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं कम्युनिकेशन, और एक हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन अपनी और परफॉर्मेंस को जारी सारी रखने के लिए कंटिन्यूसली इंगेज होती है कम्युनिकेशन में। बहुत सारे मेथड और चैनल और मीडियम इस्तेमाल किए जाते हैं और यूज करती कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का, या अहम ज्यादा क्या है, कोऑर्डिनेशन ज्यादा अहम है या कम्युनिकेशन? तो आपने अक्सर गौर किया होगा लाइफ में जब हम किसी से कोई खास बात कर रहे होते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोई प्रोग्राम बना रहे हैं कहीं जाने का तो आपस में कोऑर्डिनेट कर लें। और कम्युनिकेशन हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा कोई अहम लाइबिलिटी ना हो। तो इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन कैन बी नेसेसरी और अननेसेसरी। कम्युनिकेशन अक्सर यूजलेस होती है, कोई पर्पस नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हो कर रहे हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कभी भी यूजलेस नहीं होती, हमेशा यूजफुल होती है। तो यही वजह है कि एक लीडर का एक अच्छा कम्युनिकेटर के साथ साथ अच्छा कोऑर्डिनेटर होना भी बहुत जरूरी है। वो कंटिन्यूसली इंगेज होता है इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल आउटसोर्सेस
जैसे सप्लायर, गवर्नमेंट और ये तमाम जो सोर्सेज हैं, इनसे कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। इंटरनल टोटल हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, और इनके दरमियान में अगर वो जो सबसे ज्यादा इंगेज होता है अपनी लाइफ के डोमेन में, वो होती है सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के अंदर उसे अच्छा स्पीकर होना चाहिए, अच्छा लिसनर होना चाहिए, अच्छा राइटर होना चाहिए, ताकि वो हर डोमेन में, हर स्टाइल में बेहतरीन कम्युनिकेटर साबित। नेक्स्ट उसके बाद जो क्वालिटीज है लीडर की है वो है करेक्ट। क्या हमें बहुत ज्यादा खौफजदा होना चाहिए, या हमें बिल्कुल खौफजदा नहीं होना चाहिए? अगर मैं वर्ड यूज करूं कि हमें बहुत ज्यादा खौफजदा रहना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल ही लीडर कोई खौफजदा नहीं होना चाहिए, ये भी सही नहीं। आपको एक ऑप्टिमम लेवल पर होना चाहिए कि जिसमें आपके ऊपर प्रेशर हो, खौफ हो किस चीज का, कि टारगेट अचीव होने से रह ना जाए, लेकिन इतने ज्यादा खौफजदा ना हो कि आप कंफ्यूज ही हो जाए। तो लीडर जो है, उसकी बुनियादी क्वालिटी होती है अपने फॉलोवर्स के अंदर करेज पैदा कर, उसको मोटिवेट करना, उनको गोल पॉइंट आउट करना, उनको ये रियलाइज कराना कि जो आपको काम दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटेंसी, आपके मुताबिक दिया गया है और आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर फॉलोवर्स ये समझ ले कि ये काम मैं कर ही नहीं सकता, तो इसका मकसद है 100% वो काम नहीं होगा। लेकिन अगर उसे ये पता चल जाए काम मैं कर सकता हूँ, इसके करने की सलाहियत है, तो वो मोटिवेट होगा और वो ये जो काम है वो करता है लीडर। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। नाउ वी डिफरेंशिएट द लीडर एंड मैनेजर। एक मैनेजर और लीडर में फर्क क्या होता है? यहाँ पे आपको दो कॉलम में नजर आ रही है कैरेक्टरिस्टिक। पहली रॉ है वो है लीडर की, और सेकंड जो है मैनेजर की। लीडर की सबसे पहली जो एक खास कैरेक्टरिस्टिक है वो इनोवेटर होता है। और इनोवेटर किसे कहते हैं? इनोवेटर कहते हैं टाइम टू टाइम चेंजिंग लाना, चेंजिंग के लिए एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट के लिए रिस्क लेना, और लीडर रिस्क टेकर होता है। वो एक अच्छा इनोवेटर होता है। वो किसी भी सोल्यूशन को आखिरी सोल्यूशन नहीं समझता, किसी भी सोल्यूशन को बेस्ट सोल्यूशन नहीं कहता है। वो ये सोचता रहता है कि मजीद अगले स्टेप में इससे बेहतरी मौजूद है, और इस तरह वो एक अच्छा इनोवेटर बन जाता है। जबकि मैनेजर जो है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जो प्लान हो गया, उसकी कोशिश होती है बस उसको फॉलो करते हुए से उस पर अमल दरामद हो, और एज पर प्लान परफॉर्मेंस हो। तो वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जबकि लीडर एक अच्छा इनोवेटर। अब ज्यादा अहम लीडर क्यों है? क्योंकि प्लानिंग जब हम करते हैं और जब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे ओकेजन ऐसे होते हैं जिसमें हमने जैसा सोचा होता है ऐसा होता, या ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। वहां पर चेंजिंग के लिए हमें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, अच्छा इनोवेटर होना चाहिए। वहां पे हमारी जरूरत पड़ती है किस चीज की? इनोवेशन, कि हम कितने बड़े, कितने ज्यादा इनोवेटिव है। तो एक लीडर जो है इनोवेटर होता है, जबकि मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर। सेकंड, इंश्योर ट्रस्ट एंड रिजल्ट। मैंने आपको पहले ही ट्रस्ट के हवाले से एक डिटेल बता दी कि एक मैनेजर मैनेजर से लीडर कब बनता है? जब वो अपने सबॉर्डिनेट में ट्रस्ट का लेवल हासिल कर ले। और जैसे ही ट्रस्ट हासिल कर लेता है सबॉर्डिनेट, तो सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट नहीं रहता, फॉलोअर्स बन जाता है। मैनेजर मैनेजर नहीं रहता, लीडर बन जाता है। तो लीडर का जो बुनियादी मेन पॉइंट है वो है ट्रस्ट, कि आप कितनी जल्दी, कितने ज्यादा लोगों पे अपना ट्रस्ट हासिल कर सकते हैं। और ट्रस्ट के बारे में आप जानते हैं कि ट्रस्ट हासिल करना बहुत मुश्किल है, और ट्रस्ट लूज करना बहुत आसान है। लीडर ट्रस्ट को हासिल करने में बहुत माहिर होता है। जबकि मैनेजर सिर्फ एक अच्छा कंट्रोलर होता है, और वो कंट्रोलिंग करता है अपनी फॉर्मल लाइन अथॉरिटी को यूटिलाइज करके। यानी वो अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करता है कि आई एम मैनेजर, यू आर सबॉर्डिनेट, जो मैं आपसे कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। तो एक अच्छा कंट्रोलर हो सकता है, एक अच्छा अथॉरिटीज को यूज करने वाला हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो ट्रस्ट भी हासिल कर सकता है या नहीं, जबकि लीडर लाजमी ट्रस्ट हासिल कर। थर्ड है आस्क अबाउट व्हाट एंड व्हाई।
लीडर अपने फॉलोवर से हमेशा पूछता है व्हाट एंड व्हाई, क्या और क्यों। ये क्या और क्यों हम उस वक्त पूछते हैं जब हम अपने फॉलोवर से ओपिनियन शेयर करें, ओपिनियन लें, ऑर्डर जारी ना करें। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर जारी करते रहेंगे और चाहेंगे इस पर अमल होता रहे, तो इसका मकसद है कि हमारे मातहत काम करने वाले कभी भी फॉलोवर्स नहीं बनेंगे, वो सबऑर्डिनेट रहेंगे। लेकिन जब हम उनसे ओपिनियन, राय लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, डिसीजन की पावर हमारे पास ही है। तो ऐसे में वो यूज करता है आस्क अबाउट व्हाट एंड व्हाई। अगर आप ये काम कराना चाहते हैं तो क्या और क्यों। जबकि मैनेजर आस्क अबाउट हाउ एंड व्हेन, वो कहता है मैं प्लान के मुताबिक, आपको ये टारगेट है, अभी कैसे होगा और कब तक होगा मुझे जवाब। एक मैनेजर कभी भी अपने सबॉर्डिनेट से ओपिनियन नहीं लेता, और जब वो ओपिनियन नहीं लेता तो इसका मकसद है वो सबॉर्डिनेट ऑलवेज सबॉर्डिनेट ही रहेगा, कभी फॉलोअर्स नहीं बनेगा। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास प्रोवाइड सोल्यूशन। लीडर का काम होता है अपने मातहत काम करने वालों को डिफरेंट सोल्यूशन फराम करना, उनकी डिफिकल्टीज को ख़त्म करना, उनके मसाइल को ख़त्म करना, उनकी रुकावटों को हटाना। तो वो हमेशा उनको एक बेस्ट सोल्यूशन पेश करता है, और वो सोल्यूशन उनके लिए आइडियल बन जाता है। जबकि मैनेजर क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेक स्ट्रेटेजी, वो एक अच्छा स्ट्रेटेजी मेकर हो सकता है, स्ट्रेटेजी बना सकता है। और स्ट्रेटेजी पे डिटेल में आगे किसी लेक्चर में बात करेंगे। तो वो एक अच्छा स्ट्रेटेजी मेकर होता है और ये प्रोवाइड करता है सोल्यूशन। नेक्स्ट है मेक फॉलोअर्स। ये मैं पहले ये पॉइंट कवर कर चुका हूँ कि लीडर बनाता है मातहत को फॉलोअर्स, जबकि मैनेजर बनाता है अपने मातहत को सबॉर्डिनेट। और सबॉर्डिनेट और फॉलोवर्स में फर्क क्या होता है ये मैं रिकॉल कर देता हूँ। सबॉर्डिनेट वो होता है जो ऑर्डर पे ओबे करता है, चाहे एग्री हो या ना हो। और फॉलोवर्स वो होता है जो लीडर की डायरेक्शन पे अमल करता है विद 100% विलिंगली। यही वजह है कि ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस सबॉर्डिनेट की होगी या ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस फॉलोवर्स की होगी, डेफिनेटली फॉलोवर्स। और यही कामयाबी है लीडरशिप की। तो मैनेजर डेवलपमेंट करता है सबॉर्डिनेट्स की अथॉरिटी को यूज करके, लीडर डेवलपमेंट करता है फॉलोवर्स की ट्रस्ट हासिल करके। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है प्रोड्यूसेस चेंज एंड मूवमेंट। लीडर कंटिन्यूअसली चेंज लाता है, लीडर कंटिन्यूअसली चेंज अडॉप्ट करता है, और चेंजिंग से वो कभी हेजिटेट नहीं होता। एक नॉर्मली आम इंसान चेंजिंग से अवॉइड करता है। हम क्यों चेंजिंग से अवॉइड करते हैं? क्योंकि हर चेंजिंग पे नई लर्निंग करनी पड़ती है। उस नई लर्निंग के लिए हमें लाइफ के किसी भी डोमेन में जस्ट लाइक ए स्टूडेंट अपने आप को शो करना पड़ता है, और आमतौर पे ये एक आम आदमी को एक्सेप्टेबल नहीं होता। जबकि लीडर वो होता है जो किसी भी टाइम लर्निंग के लिए, स्टूडेंट बनने के लिए तैयार होता है। वो कहते हैं लाइफ के आखिरी हिस्से तक लर्निंग स्टॉप नहीं होगी। तो वो चेंज के ऊपर फोकस करता है, चेंज को एक्सेप्ट करता है, चेंज को एग्जीक्यूट करवाता है। जबकि मैनेजर कौन होता है? मैनेजर क्रिएट्स ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी। वो चेंज नहीं, वो कोशिश करता है सेम पोजीशन लॉन्ग टर्म एज मच एज जहां तक पॉसिबल हो सके रहे। और वो ऑर्डर यूज करता है और कंसिस्टेंसी पे जोर देता है, यानी परफॉर्मेंस जो है कंटिन्यूअसली जारी और सारी रहे। ये भी हमारे लिए बहुत फेवरेबल है। लेकिन खास तौर पे आज हम जिस दौर में गुजर हैं उस दौर में हमें कंसिस्टेंसी से ज्यादा चेंजेस की तरफ फोकस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तेजी से चेंजिंग द एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स, इनोवेशन, इन्वेंशन, ये हमें फोर्स कर रही है कि हमें चेंज की तरफ जाना चाहिए। तो ये वो कुछ पॉइंट थे। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी होगी कि एक मैनेजर और लीडर में कितना फर्क होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। थोड़ा सा हम अब स्पीड बढ़ाएंगे ताकि ये हमारा टॉपिक कवर हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप में सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है इन्वॉल्व गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक लीडरशिप की है कि वो एक अच्छा मोटिवेटर हो। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या लोगों को मोटिवेट करना आसान है? ये बहुत चैलेंजिंग है। आप अपनी बात करें, इंसान अपने आप को मोटिवेट करना उसके लिए आसान है?
या चैलेंजिंग है? किसी भी इंसान का अपने आप को मोटिवेट करना चैलेंजिंग है। और जब अपने आप को मोटिवेट करना चैलेंजिंग है तो किसी दूसरे को मोटिवेट करना आसान होगा या मोर चैलेंजिंग होगा? वो मोर चैलेंजिंग। तो दूसरों को मोटिवेट करना एक बहुत मुश्किल मरहला है जो लीडर आसानी से कर लेता है, उनके बिहेवियर, उनके माइंडसेट, उनकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करके। अब वो मोटिवेशन की थ्योरी डिटेल है कि हम कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लीडर जज कर लेता है कि किस शख्स को किस तरह मोटिवेट करना चाहिए। और वो यही बात है कि वो अपने फॉलोअर्स को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने में कामयाब हो जाता है। सेकंड करेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप है नीड, सबऑर्डिनेट्स एंड कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी कॉमन गोल होती है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, और उसके लिए कोई इंडिविजुअल नहीं, कलेक्टिव वर्किंग होती है, सब मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो वहां पे इसकी बड़ी जरूरत होती है नीड, सबऑर्डिनेट्स एंड कॉमन इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में हमारी सक्सेस है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हमारी ग्रोथ है, ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर में हमारा फेलियर है, ऑर्गेनाइजेशन के लॉस में हमारा लॉस। ये बात जितनी जल्दी फॉलोवर्स को समझ में आ, सबऑर्डिनेट को समझ में आ जाएगी, उतनी ही जल्दी वो सबऑर्डिनेट से फॉलोवर्स की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद प्रमोट इंटरेस्ट इन द वर्क। कुछ लोग कोई भी काम विद इंटरेस्ट करते हैं और कुछ लोग कोई भी काम विदाउट इंटरेस्ट करते हैं। एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम करने के लिए देता है और कहते हैं ये काम करो, और ज्यादा अननेसेसरी रहनुमाई नहीं करता, तो उसका इंटरेस्ट बहुत कम डेवलप होता है, वो उस काम को काम समझ के करता है। लेकिन अगर एक लीडर अपने फॉलोअर्स को कोई काम देते वक्त उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन डिटेल देता है और उसको अननेसेसरी गाइडेंस फराहम करता है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। अब जब इंटरेस्ट बढ़ गया तो परफॉर्मेंस फाइनली बेस्ट होगी, क्योंकि जो परफॉर्मेंस विद इंटरेस्ट होती है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, और जो परफॉर्मेंस विदाउट इंटरेस्ट होती है उसका रिजल्ट बहुत पुअर होता है। तो मेन जो है वो है हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट, हम किस तरह इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने मातहत काम करने वालों का। नेक्स्ट उसके बाद है नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑल। एक लीडर वो होता है जो अपने तमाम फॉलोवर्स को अहम समझता है, वो अपने तमाम फॉलोवर्स की पोजीशन और उनके परफॉर्मेंस और उनकी कैरेक्टरिस्टिक कॉम्पिटेंसी को एक्सेप्ट करता है, और वो ये बात बार बार रियलाइज कराता है कि आप हमारे लिए कितने अहम हैं। जब हम अपने फॉलोवर्स को इम्पोर्टेंस देंगे तो वो डेफिनेटली हमें और ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंस देंगे, और जब वो इम्पोर्टेंस देंगे तो वो केयरिंग हो, और जब वो केयरिंग होंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जब रिस्पॉन्सिबल होंगे तो वो बहुत ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट थ्रू आउट पर्सनल क्वालिटीज। एक मैनेजर आमतौर पर इन्फ्लुएंस रखता है अपनी अथॉरिटी की बुनियाद पर, अपनी पोजीशन की बुनियाद पर, जबकि लीडर इन्फ्लुएंस रखता है सबऑर्डिनेट या फॉलोअर्स पे पर्सनल क्वालिटीज की बुनियाद। अब पर्सनल क्वालिटीज के अंदर आप बात करें जैसे आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स है, आपकी लोगों से बिहेव, आपकी इंटरपर्सनल स्किल, आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप। आमतौर पे लोगों का अपने बॉसेस के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन असल में उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स का पता चलता है अपने मातहत अपने सबऑर्डिनेट के साथ डीलिंग। अगर इन दोनों डायमेंशन में आपकी रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट है तो इसका मतलब आप इंटरपर्सनल स्किल में बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप सिर्फ एक डायरेक्शन में बहुत परफेक्ट हैं तो उसका मकसद है आप इंटरपर्सनल स्किल्स में वेल वर्स नहीं है। एक मैनेजर लीडर वो होता है जो इन्फ्लुएंस रखता है अपनी पोजीशन और अपनी अथॉरिटी की बजाय अपनी इंटरपर्सनल स्किल, और उसका सारा दारोमदार होता है सबऑर्डिनेट से उसका इंटरेक्ट करना, और इसमें मेन चीज होती है उसकी पर्सनल क्वालिटी। नेक्स्ट सिक्स कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। लीडरशिप कब स्टार्ट होती है कब खत्म होती है? लीडरशिप परफॉर्मेंस से पहले ही शुरू हो जाती है और लीडरशिप परफॉर्मेंस के बाद तक रहती है। ये नहीं, ये ऑन गोइंग प्रोसेस, नॉन स्टॉप, जारी और सारी रहने वाला है।
जिसके अंदर गैप, जिसके अंदर बैरियर्स नहीं आना चाहिए, लीडरशिप कभी खत्म। नेक्स्ट हमारे पर लीडरशिप इज सिचुएशनल। क्या लीडरशिप सिचुएशनल है? A leader has to study a prevailing situation and provide opportunities leadership to his subordinates. एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने सबॉर्डिनेट्स को आने वाले अपॉर्चुनिटीज फराहम भी करता है, अपॉर्चुनिटीज आने से पहले उनको प्रिपेयर्ड भी करता है, ताकि वो आने वाली अपॉर्चुनिटीज से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सके। तो इस तरीके से अपने फॉलोअर्स को आने वाले अपॉर्चुनिटीज पहले से ही दिखाना, उनको समझाना, ताकि वो उस अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक नंबर 8, अज्यूम ऑब्लिगेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 9th है नीट इंटरेक्शन विद फॉलोअर्स, और उसके बाद 10 है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इनको हम जरा एक साथ समराइज कर लेंगे ताकि हमारा लेक्चर विद इन 40 मिनट कवर हो जाए। अज्यूम ऑब्लिगेशन, एक अच्छा लीडर वो होता है जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है किसको? अपने फॉलोवर्स को। और वो कब फॉलोवर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाएगा? जब वो अज्यूम करेगा किस चीज को? ऑब्लिगेशन को। कि आप अगर दिए गए काम को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो उसका आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट होगा, और अगर आप इस काम को सही से नहीं करेंगे तो इससे आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कितना नुकसान होगा। तो वो क्या करता है? एज्यूम करता है ऑब्लिगेशन, और इससे एक सबसे अहम चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी हासिल करने में कामयाब होता है। नेक्स्ट नीट इंटरेक्शन विद फॉलोअर्स। एक अच्छा लीडर वो होता है जो इंटरेक्शन करने में कभी भी हेजिटेट नहीं होता, कभी भी वो नागवार नहीं फील कराता कि अगर फॉलोअर्स और उसका इंटरेक्शन ज्यादा नेसेसरी हो रहा है तो लीडर जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। नो, इसका मतलब वो लीडर नहीं। वो इंटरेक्शन विद फॉलोअर्स को इम्पोर्टेंस देता है, वो इंटरेक्शन के दौरान खुश होता है, और ये चीज उसके बिहेवियर और उसके फेस एक्सप्रेशन से हाईलाइट हो रही है। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। लीडर का जो मेन मकसद होता है वो परफॉर्मेंस नहीं होता, बल्कि अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। वो ये नहीं पूछता क्या कर रहे थे, वो पूछते क्या अचीव किया, क्या हासिल किया। अगर आपकी अचीवमेंट परफेक्ट है तो आपकी परफॉर्मेंस 100 डेफिनेटली श्योर है कि अच्छी। लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी थी, अचीवमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है इस परफॉर्मेंस का हमें कोई फायदा। तो लीडर वो होता है जो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू गोइंग ऑन परफॉर्मेंस, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करें क्वालिटीज ऑफ अ लीडरशिप, उसके अंदर हमने सबसे पहले बात की इन्वॉल्व, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग। वो रहनुमाई करता है फॉलोअर्स की, वो मोटिवेट करता है। सेकंड नीड सबॉर्डिनेट्स एंड कॉमन इंटरेस्ट, उनको कॉमन इंटरेस्ट डेवलप करता है ताकि उनके सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। थर्ड प्रमोट इंटरेस्ट इन द वर्क, और वो इंटरेस्ट डेवलप करता है किस चीज के अंदर? वर्क के, ताकि परफॉर्मेंस विद इंटरेस्ट। तो उसके बाद नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑल, और वो सबकी सपोर्ट मांगता है, कभी भी सेल्फ सफिशिएंट बाहर करने की कोशिश नहीं करता। फिर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसेस सबॉर्डिनेट थ्रू आउट पर्सनल क्वालिटी, वो कभी भी अपनी पोजीशन और अपनी अथॉरिटी की बुनियाद पर नहीं, पर्सनल क्वालिटी की बुनियाद पर वो अपनी डोमिनेशन क्रिएट करता है। सिक्स डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, लीडरशिप कभी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये परफॉर्मेंस से पहले परफॉर्मेंस के बाद तक जारी सारी रहता है। लीडरशिप इस सिचुएशनल, आने वाले अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करता है। अज्यूम ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है। नीट इंटरेक्शन विद फॉलोवर, खुश होता है फॉलोवर से इंटरेक्ट करने में। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, सारा फोकस होता है किस चीज के ऊपर? कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा। क्लियर है? अब ये यहाँ तक हम अभी इस सेक्शन को वाइंड अप करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसका फर्दर उसको कवर करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।